नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग तृतीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक काव्य के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताओं की व्याख्या पर बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ तथा इनका देहावसान सन 1961 में हुआ। निराला जी हिंदी साहित्य की छायावादी काव्यधारा के एक प्रमुख आधार स्तंभ हैं। ये युगांतकारी कवि हैं। निराला जी की कविता ने तत्कालीन समाज में जी रहे मानव की पीड़ा, परवशता और परतंत्रता के प्रति एक और जहां तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है, वहीं अन्याय और असमानता के प्रति गहरा विद्रोह भी उनकी कविता में दिखाई देता है। यद्यपि निराला जी ने कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी रचना की है, किंतु मूल रूप से निराला जी कवि हैं और इन्होंने जीवन के यथार्थ का चित्रण पूरी कल्पनाशीलता से किया है। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा पर निराला जी का असाधारण अधिकार था और उन्होंने अभिव्यक्ति के नए नए काव्य रूप खोजे हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज तथा संध्या काकली आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शेर सिंह का शस्त्र, आत्मसमर्पण आदि उनकी रचनाएं प्रबंध काव्य की कोटि में रखी जा सकती हैं। तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा कविताओं की प्रबंधात्मकता में सूक्ष्मता और सघनता है, वह हिंदी की बहुत कम कविताओं में है। निराला जी की कविताएं बहुआयामी है, उनमें ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है, तो नारी के अलौकिक और दिव्य सौंदर्य का चित्रण भी है। निराला जी की कविता में प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है, तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं हैं। उनकी कविता में एक ओर जहां दर्शन की गहनता है, तो दूसरी ओर साधारण जन के कष्टों का अत्यंत साधारण भाषा में चित्रण है। तो आज हम निराला जी की दो कविताओं का अध्ययन करेंगे। पहली कविता है कौन तुम शुभ्र किरण बसना। इस कविता में निराला जी ने चांदनी रात का वर्णन किया है और वह चांदनी रात उन्हें एक नायिका के समान दिखाई देती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कवि का चिंतन कितना गहरा है। यद्यपि रात्रि में चांदनी का होना हम सब के जीवन में यह रहता है, हम सब उसके दर्शन करते हैं, किंतु एक साधारण व्यक्ति उस प्रकार का चिंतन नहीं करता है जिस प्रकार का एक महाकवि कर सकता है। निराला जी ने एक चांदनी की रात्रि का कैसा अद्भुत वर्णन किया है, आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना, मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंचित ऋतु, सुकृत पुंज पुंज अशना। निराला यहाँ कहते हैं कि कौन तुम शुभ्र किरण वसना, कि तुम कौन हो। शुभ्र, शुभ्र अर्थात श्वेत, किरण वसना, किरण रूपी वस्त्र पहने हुए, कि तुम श्वेत किरण रूपी वस्त्रों को पहने हुए कौन हो। यहाँ पर हमें छायावाद की जो एक मुख्य काव्यगत प्रवृत्ति है, रहस्यवाद, उसके दर्शन भी होते हैं। यहाँ निराला जी एक प्रकार का की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि तुम कौन हो। शुभ्र किरण बसना, सीखा केवल हंसना, केवल हंसना, कि तुमने केवल हंसना सीखा है,
यहाँ हंसने का तात्पर्य है कि उस चंद्रिका की रात्रि में चारों ओर जो एक प्रकार का की प्रसन्नता दिखाई देती है, जो उसकी सुंदरता दिखाई देती है, वह मानो उसकी हंसी है। शुभ्र किरण वसना, मंद मलय भर अंग गंध मृदु। और उसकी विशेषता यह है कि मंद मलय, मलय अर्थात मलय एक पर्वत है, और मलय मंद गंध, मलय पर्वत की यह विशेषता है कि उस पर्वत पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और मलय पर्वत से आने वाली हवा जो है वह अत्यंत सुगंधित होती है। तो मंद मलय, मलय पर्वत से आने वाली वह वायु मंद मंद बह रही है। उस वायु को भर अंग गंध मृदु, अपने अंगों में भरकर मृदु और मधुर बादल अलकावली, कि जो प्रकृति में जो बादल दिखाई देते हैं वे बादल मानो इस नायिका की अलकावली है, उसके सुंदर केश हैं। कुंचित ऋतु, सुकृत पुंज अशना। और सुकृत पुंज अशना अर्थात सुकृत अर्थात पुष्प, पुष्पों का जो पुंज है, समूह है, वह इस नायिका का भोजन है। अर्थात यह जो नायिका इतनी सुंदर है, जिसमें से मलय की, मलय पर्वत से आने वाली गंध समाई हुई है, बादल जिसके केश हैं, जो शुभ्र वस्त्रों को धारण करने वाली है, उसका भोजन अशना अर्थात उसका भोजन सुकृत पुंज, सुकृत पुंज अर्थात कोमल पुष्पों का पराग ही उसका भोजन है। नहीं लाज भय अनृत अनय दुख, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, स्नेह पाश कसना। आगे निराला कहते हैं कि नहीं लाज भय अनृत अनय दुख, कि इस नायिका के जीवन में नहीं लाज, लाज अर्थात यहाँ किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, लज्जा नहीं है, अनावश्यक लज्जा जिसे हम संकोच कहते हैं वह नहीं है, भय किसी प्रकार का भय नहीं है, अनृत अनय दुख किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार नहीं है, झूठ नहीं है, अनय अनीति नहीं है, दुख नहीं है, लहराता उर मधुर प्रणय सुख, और जिसके उर में लहराता है मधुर प्रणय सुख, प्रणय मधुर प्रणय सुख जिसके उर में लहराता है। अनायास ही ज्योतिर्मय मुख, और जिसका मुख जो है वो अनायास ही ज्योतिर्मय है, अर्थात जिसका मुख कांतिमय है, और जो अनायास है अर्थात बिना किसी प्रयास के ही उसका मुख ज्योतिर्मय है। स्नेह पाश कसना, कि जो स्नेह रूपी पाश में कस लेती है, अर्थात सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती है, मुग्ध कर लेती है। चंचल कैसे रूप गर्व बल, तरल सदा बहती कल कल कल, रूप राशि में टलमल टलमल, कुंद धवल दशना। और चंचल कैसे रूप गर्व बल, जो अपने रूप के गर्व के बल के कारण चंचल है, अर्थात उसमें इतनी चंचलता है, वह चंचलता उसके रूप के गर्व का बल ही है। तरल सदा बहती कल कल कल, और जो जिसमें तरलता इतनी है कि जो सदैव जल के समान कल 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 बहती है। रूप राशि में टलमल टलमल, और जो अपनी रूप राशि में, अपने रूप के भंडार में टलमल टलमल, टलमल टलमल अर्थात उसकी ओर देखकर प्रसन्न होती है, धीरे धीरे चलती है। कुंद धवल दशना, और जिसके दशन अर्थात जिसके दांत, कुंद धवल, धवल अर्थात श्वेत स्वच्छ, कुंद की के पुष्प, कुंद के पुष्प जो सफेद होते हैं, वो कुंद के सफेद पुष्प ही उसके दांतों के समान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ निराला ने प्रकृति रूपी नायिका का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। एक चांदनी रात का वर्णन किया है कि उस चांदनी रात में वह अज्ञात नायिका
सुंदर दिखाई देती है और प्रकृति में दिखाई देने वाली विभिन्न वस्तुएं ही उसका श्रृंगार है। निराला जी की अगली कविता है संध्या सुंदरी। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने संध्या रूपी सुंदरी का वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ संध्या को एक सुंदरी माना है और यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात प्रकृति में संध्या को उन्होंने एक नायिका मान लिया है। और यह छायावादी काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है और यह मानवीकरण एक अलंकार भी है जो छायावाद में विशेष रूप से दिखाई देता है। कविता है दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरा चल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधुर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। निराला जी कहते हैं कि दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान, अवसान अर्थात समाप्ति, कि यह दिवस की समाप्ति का समय है, संध्या का समय है। मेघ में आसमान से उतर रही है, और मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या रूपी सुंदरी परी सी, परी के समान। यहाँ इस पंक्ति में रूपक और उपमा दोनों अलंकार हैं, संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी, और परी सी अर्थात परी के समान, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। और जैसा कि हम देखते हैं कि संध्या के समय एक प्रकार की नीरवता छा जाती है और किसी प्रकार का कोई रव, कोई शोर सुनाई नहीं देता है। तो तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल अर्थात तिमिर अंचल, तिमिर अर्थात अंधकार, कि जहाँ से अंधकार छाता है ऐसा अंचल, उसमें चंचलता का नहीं कहीं आभास, उसमें चंचलता का नहीं कहीं भी कोई आभास नहीं है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। और उसके जो दोनों अधर हैं, अधर अर्थात उसके जो दोनों होठ हैं, होठ अर्थात पृथ्वी और आकाश, वे दोनों इसके अधर के समान है। वे दोनों मधुर मधुर हैं किंतु गंभीर, किंतु वे गंभीर भी हैं। नहीं है उनमें हास विलास, उनमें किसी भी प्रकार का कोई हास विलास नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। यहाँ निराला कहते हैं कि ऐसी चंचलता के, ऐसी नीरवता के समय में हंसता है तो केवल तारा एक, कि जहाँ चारों ओर नीरवता है, शांति है, उस शांति में केवल एक तारा है जो हंसता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि सायंकाल के समय जब धीरे धीरे अंधकार बढ़ता है तो पहले एक तारा दिखाई देता है और उसके बाद कुछ तारे और दिखाई देते हैं और कुछ समय पश्चात आकाश जो है वो तारों से भर जाता है। तो यह संध्या का वर्णन है। तो ऐसे समय में केवल एक तारा हंसता हुआ दिखाई देता है। वह हंसता हुआ तारा मानो उस संध्या रूपी सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गुंथा हुआ है। गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और जो हृदय राज्य की रानी का, जो हृदय रूपी राज्य की रानी है, वह संध्या, उसका वह मानो अभिषेक करता है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, कि संध्या के समय उस संध्या रूपी सुंदरी में एक प्रकार का आलस्य दिखाई देता है, किंतु कोमलता की वह कली, किंतु उसमें कोमलता भी अत्यधिक है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, कि वह अपनी सखी, नीरवता रूपी अपनी सखी के कंधे पर अपनी बाह डालकर
छाह सी अंबर पथ से चली, कि वह संध्या रूपी नायिका नीरवता रूपी सखी के कंधे पर बाहें डालकर छाह सी अंबर पथ से चली, छाया के समान अंबर पथ से चली, अर्थात आकाश से धरती की ओर आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती तल में। कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, कि यह जो संध्या रूपी सुंदरी मेघ में आसमान से उतर रही है, तो उस समय उसने अपनी सखी नीरवता रूपी सखी के कंधे पर हाथ रख रखा है, अर्थात वह संध्या का समय अत्यंत नीरव है, उसमें किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है, उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है, अर्थात चारों ओर अबाध शांति है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, अर्थात सामान्य सी कल्पना है कि जब कोई नायिका आती है, जब कोई सुंदरी आती है, तो उसके नुपुरों से रुंझुन की आवाज़ आती है, किंतु इस संध्या रूपी सुंदरी के आने पर उसके नुपुरों की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, केवल एक अव्यक्त शब्द सा सुनाई दे रहा है, जो चुप 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 की ध्वनि गूंज रही है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती तल में, कि चारों ओर व्योम मंडल में आकाश में और संसार में भी चारों ओर एक ही शांत शब्द सुनाई दे रहा है, वह शब्द है चुप का। सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। अब यहाँ कवि निराला जी वर्णन करते हैं कि प्रकृति में चारों ओर संध्या के समय चारों ओर केवल शांति ही दिखाई देती है। सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में, कि शांत सरोवर पर सोती हुई उस अमर कमलिनी दल में, कमलिनियों का जो दल है वह भी अत्यंत शांत होकर सरोवर पर सो रहा है। कमल के विषय में जैसा कि हम जानते हैं कि कमल का पुष्प प्रातःकाल में जैसे ही सूर्योदय होता है वह पुष्प खिल जाता है, और सायंकाल में जैसे ही सूर्यास्त होता है वह पुष्प पुनः अपनी पत्तियों को समेट लेता है और एक प्रकार से बंद हो जाता है। तो यहाँ कवि कल्पना करता है कि सूर्यास्त के पश्चात वह पुष्प अब सो रहा है। तो सोती शांत सरोवर पर उस अमर कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, उस सोती हुई कमलिनियों के दल में, और सौंदर्य गर्विता अपने सौंदर्य से गर्वित सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, कि अपने सौंदर्य से गर्वित नदी के अत्यंत विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, और धीर वीर गंभीर शिखर जिसके शिखर धीर वीर और गंभीर है, उस हिमगिरी में भी अब जो अटल है जो अचल है उसमें भी अब शांति है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, और जो जलधि जो सागर जिसमें भयंकर गर्जना सुनाई देती है, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उस उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में, क्षिति अर्थात पृथ्वी में, जल में, नभ में, अनिल और अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप,
चुप चुप, अर्थात इन सब में एक अव्यक्त शब्द सा सुनाई देता है। वो शब्द शांति का है, चुप का है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। कि चारों ओर केवल यह एक शब्द ही सुनाई देता है, यही गूंज रहा है और कुछ भी नहीं है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। यहाँ कवि कहता है कि रात्रि जब आती है, वह निशा, संध्या के पश्चात जो निशा आती है, वह निशा एक प्रकार से मदिरा की नदी बहा देती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही दिन के बाद सायंकाल का समय आता है, तो उस समय में सभी पशु पक्षी, सभी जीव जंतु सो जाते हैं और एक प्रकार की नीरवता छा जाती है। तो उस नीरवता के लिए कवि ऐसा मानता है कि मानो वह सायंकाल का समय, वह संध्या सुंदरी मदिरा की नदी को बहा देती है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक वह एक पिलाती। और जो थके हुए जीव हैं उनको सस्नेह, स्नेहपूर्वक, अत्यंत प्रेम से वह एक प्याला पिलाती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। वह उन सभी को अपने अंक पर, अपनी गोद में सुलाती है और फिर उन्हें विस्मृति के कितने ही मीठे सपने दिखाती है। अर्थात व्यक्ति दिन में जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी उसके साथ होता है, वह सब वह सायंकाल को भूल जाता है। निद्रा में वह उन सभी बातों को विस्मृत कर देता है और वह रात्रि, वह संध्या सुंदरी उसे मीठे सपनों का वरदान देती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कि वह जो संध्या सुंदरी है वह भी अर्धरात्रि की निश्चलता में लीन हो जाती है। कवि का बढ़ जाता अनुराग, और ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि का अनुराग बढ़ जाता है, कवि का प्रेम बढ़ जाता है। और विरहाकुल कमनीय कंठ से, और जो विरहाकुल है, विरह से जो व्याकुल है, उन कमनीय कंठों से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और जो विरहाकुल हैं, जो विरह से पीड़ित हैं, उनके कंठ से अपने आप एक विहाग निकल पड़ता है, एक राग निकल पड़ता है। अर्थात जो विरह से व्याकुल है, उनके लिए यह समय अत्यंत कष्टदायक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला जी ने अपनी दोनों कविताओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति चित्रण छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर एक और जहाँ प्रकृति चित्रण है, तो दूसरी ओर रहस्यवाद के भी दर्शन हमें होते हैं। अब हम बात करेंगे गृह कार्य की। गृह कार्य में पहला प्रश्न है कि जो पहली कविता है, कौन तुम शुभ्र किरण वसना, उस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि संध्या सुंदरी कविता में प्रथम छंद का किस्से प्रसंग व्याख्या कीजिए। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।